Yeah, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the web series called Game of Thrones. आज हम इसके सीजन 2 एंड 10th एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जो कि इसका लास्ट एपिसोड होने वाला है, या फिर एक तरीके से इस एपिसोड को इस सीजन का फिनाले भी कह सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम टीरियन को एक बेड पर लेटा देख पाते हैं, जिसके मुंह पर इस वक्त एक पट्टी बंधी होती है। तभी वहां पर ग्रैंड मास्टर पाइसन आ जाते हैं और तभी टीरियन की आंखें भी खुल जाती है। वो उन्हें देखकर डर जाता है और पूछता है कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर। तो वो उसे बताता है कि आपके पिता ने यानी कि टाइवन लैनिस्टर ने स्टैनिस बराथियन को जंग में हरा दिया है और अभी आप जहाँ पर हैं वो आपका नया कक्षा है। लेकिन साथ ही वो ये भी बताता है कि इस वक्त अब आप हैंड ऑफ द किंग नहीं रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है किंग्स लैंडिंग के मेन दरबार में, जहाँ पर जॉफरी इस वक्त अपने हैंड ऑफ द किंग की उपाधि को टाइवन लैनिस्टर को सौंप देता है और साथ ही लॉर्ड बैलिश को हैरनहाल का किला भी गिफ्ट करता है। साथ ही वहां पर जॉफरी लॉरेंस टैरल से पूछता है कि जंग तो हार चुके हो, अब करना क्या चाहते हो। तो वो कहता है कि वो उसकी बहन मार्जी टैरल से शादी कर ले, मगर जॉफरी कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑलरेडी सांसा के साथ कमिटेड है। मगर पीछे से सरसी बोल पड़ती है कि सांसा स्टार्क एक गद्दार की बेटी है और उसका भाई एक बागी है, और वैसे भी स्टार्क्स ने बराथियन के साथ जो वादा किया था वो नेड स्टार्क के मरने से पहले किया था और अब उसके दिए गए वादे को निभाने का कोई भी तुक नहीं बनता। इस बात का सपोर्ट ग्रैंड मास्टर भी करते हैं और साथ ही फाइनली जॉफरी मार्जरी के साथ शादी करने के लिए मान जाता है। हालांकि सांसा को यहाँ पर दुखी होना चाहिए था, मगर वो उसकी शादी से काफी खुश थी और तभी पीछे से उससे मिलने के लिए लॉर्ड बैलिश आते हैं और उसे बताते हैं कि कैटलीन स्टार्क मेरी बहन जैसी ही थी और मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हालांकि सांसा वहां से निकलना तो चाहती थी, मगर उसे डर था कि कोई दूसरे लोग उसके पीछे ना पड़ जाए, इसलिए वो उसे झूठ कह देती है कि हाँ कि मैं तो किंग्स लैंडिंग से कहीं नहीं जाने वाली, मेरा घर तो यही है। मगर इस बात को बैलिश समझ जाता है कि वो झूठ क्यों बोल रही है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है लॉर्ड वेरिस की तरफ, जो कि एक दासी से बात कर रहे थे। ये वो दासी थी जिसे सरसी समझ रही थी कि टीरियन उसे अपने काम के लिए लेकर आया है, मगर वो तो शिया थी। ये एक दूसरी लड़की थी जिसे कि सरसी मिसअंडरस्टैंड कर गई थी। अब यहाँ पर लॉर्ड वेरिस उस दासी के साथ कुछ बातें करता है, मगर वो हमें इसके अगले सीजन में पता चलेगा। जिसके बाद वो आकर सीधा टीरियन से मिलता है और बताता है कि जिस किंग गार्डियन ने तुम्हारे ऊपर हमला किया था उसे ऐसा करने के लिए खुद रानी ने हुक्म दिया था, और अगर उस वक्त पॉडरिक वहां पर नहीं होता तो शायद आज तुम यहाँ पर जिंदा नहीं होते। जिसके लिए टीरियन अपने नौकर पॉडरिक को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद देता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। वो वहां पर ब्राउन के बारे में भी पूछता है, मगर वेरिस उसे बताता है कि अब इस वक्त ब्राउन यहाँ का सिटी कमांडर नहीं रहा है और साथ ही आपकी सुरक्षा या फिर आपके कबीले के जो लोग थे जिन्हें आप जंगल से लेकर आए थे उन्हें भी अब टाइवन लैनिस्टर ने अपनी ओर कर लिया है। लेकिन साथ ही वो उसे एक बात ये भी कहता है कि अगर तुम ना होते तो आज स्टैनिस बराथियन अपने किंग्स लैंडिंग के राज्य को वापस ले लेता। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है ब्रियन और साथ ही जेमी पर, जो कि इस वक्त बोट से जमीन पर आ चुके थे, मगर उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक मंजर था जहां पर एक पेड़ से 3 लड़कियां गले में फंदा डालकर लटका दी गई थी। और तभी वहां पर 3 स्टार्क सोल्जर्स भी आते हैं जिन्होंने इन 3 लड़कियों को सेक्सुअल हरास करके यहाँ पर टंगा दिया था। उनमें से एक सैनिक जेमी को देखते ही पहचान जाता है और तीनों ही जैसे ही जेमी पर हमला करने वाले होते हैं कि तभी ब्रियन एक झटके में इन तीनों को मौत के घाट उतार देती है। उसकी इतनी फुर्ती स्फूर्ति को देखकर एक पल के लिए तो जेमी भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद ब्रियन उन तीनों लड़कियों की लाशों को उस पेड़ से हटाकर जमीन में दफना देती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रॉब पर, जो कि इस वक्त अपनी मॉम कैटलीन से टेलेसा के बारे में बात कर रहा होता है और कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। मगर कैटलीन उसे समझाती है कि तुम्हारी बात ऑलरेडी किसी और के साथ में हो रखी है और तुम अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। मगर फिर भी रॉब अपनी माँ की बात नहीं मानता और जाकर चुपके से टेलिसा के साथ शादी कर लेता है। यहाँ स्टैनिस इतने बड़ी हार के बाद में अगेन अपनी पुजारन के पास वापस आता है, जिसे कि द रेड क्वीन भी कहा गया है, और उसे कहता है कि तूने तो कहा था कि मेरी जीत होगी, तो आखिर में जंग में हार कैसे गया। और मान लेता हूँ कि अगर तूने भविष्य में देखा होगा कि मेरी हार होगी तो मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि टाइवन और टायरल दोनों एक साथ मिलकर मुझ पर हमला करेंगे। जिस पर पुजारन रिप्लाई करती है कि वो पूरा फ्यूचर नहीं देख सकती, उसे बस कुछ झलकियां आती है। और जब इतने सीन शिफ्ट हो चुके थे तो एक और सीन शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर थियॉन ग्रेजॉय पर, जो कि इस वक्त 500 सिपाहियों के साथ बैठकर विंटरफेल के किले को घेर कर रात भर हॉर्न बजा रहा था। तभी वहां पर मास्टर ल्यूविन आते और उसे बताते हैं कि अगर तुम यहाँ से भागना चाहो सीक्रेट पैसेज के थ्रू यहाँ से भाग सकते हो। लेकिन थियॉन का ये कहना था कि वो भागकर अब कहीं जा भी नहीं सकता, क्योंकि अगर वो भागकर आयरन आइलैंड गया तो वहां के लोग उसे भगोड़ा कहेंगे। तो मास्टर ल्यूविन उसे एक आइडिया देते हैं कि क्यों ना तुम वॉल की तरफ चले जाओ और वहां पर नाइट्स गार्ड को ज्वाइन कर लो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे।
मगर थियोन वहां पर कैसे जा सकता था, क्योंकि वहां पर तो ऑलरेडी जॉन स्नो था जो कि अब उसका जानी दुश्मन बन चुका था। जिसके बाद वो ये डिसाइड करता है कि वो यहीं पर रहकर लड़ना पसंद करेगा। जिसके बाद वो अपने सारे सैनिकों को इकट्ठा करके एक जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीच देता है, मगर उतने में ही पीछे से आकर कोई उसके सर पर जोरदार वार करता है और उसे बोरी में डालकर वहीं पटक देते हैं। जब मास्टर ल्यूविन ये सब होता देखते हैं तो उसे बचाने के लिए आगे आते हैं, मगर वहां खड़े आयरन आइलैंड के लोग उन्हें भी भाला डालकर मार देते हैं। इन सब लोगों के वहां से निकल जाने के बाद में ओशा, हॉडोर और साथ ही ब्रैन बाहर निकल कर आते हैं, जो कि देख पाते हैं कि हर जगह बस आग लगी हुई है और साथ ही मिस्टर ल्यूविन के पेट में एक भाला घुसा हुआ था। मिस्टर ल्यूविन वैसे तो हमेशा से ही विंटरफेल का एक वफादार इंसान था, इसलिए वो उन्हें कहता है कि तुम अब साउथ की ओर तो जाना मत, क्योंकि हमें पता नहीं है कि तुम्हारी माँ और भाई रॉब इस वक्त किस जगह पर होंगे। इसलिए मैं ये सजेशन देता हूँ कि तुम अभी नॉर्थ के लिए निकल जाओ, जहाँ पर तुम्हारा बड़ा भाई जॉन स्नो तुम्हें अपनी माँ तक पहुँचा देगा। और साथ ही वो ओशा से ये रिक्वेस्ट भी करता है कि मेरी जान ले लो, क्योंकि भाले का दर्द अब उससे और ज्यादा सहन नहीं हो पा रहा था। इसको देखते हुए ओशा वहीं पर उसे जान से मार डालती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है आर्या, गैंड्री और उसके फ्रेंड मोटू पर, जो कि इस वक्त हैरनाल से भाग चुके थे। तभी रास्ते में उन्हें जनरल हकार मिलता है। वहां पर आर्या उससे पूछने लगती है कि आखिर तुमने इतने सारे सैनिकों को मारा कैसे, मुझे भी ये सब करना सीखना है। तो जनरल हकार उससे अपने साथ ब्रावो सिटी चलने के लिए कहता है, मगर आर्या ये सुनकर पहले तो उसे मना कर देती है और कहती है कि उसे अपनी फैमिली को ढूंढना है। तभी वो अपनी जेब से एक सिक्का निकाल कर आर्या को देता है और बताता है कि अगर कभी भी तुम ब्रावो सिटी आओ तो ये सिक्का वहां किसी भी शख्स को देकर वालर मगोलोस बोलोगी तो वो तुम्हें मेरे पास लाकर छोड़ देगा। और साथ ही जाने से पहले ये भी कहता है कि अब जरन हकार मर चुका है। और तभी वो अपना चेहरा चेंज करके वहां से निकल जाता है, जैसे कि मानो उसके पास कोई जादू हो। वहीं दीवार की दूसरी ओर जंगली लोग जॉन स्नो और साथ ही हाफ हैंड को मैंस रीडर के पास लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जॉन स्नो हाफ हैंड के साथ में मजाक में लड़ाई करने के बारे में सोचता है। उसका प्लान था कि अगर हमें लड़ता हुआ ये लोग देखेंगे तो हमारे हाथ खोल देंगे, मगर वो प्लान कहीं ना कहीं नाकाम होता नजर आ जाता है, क्योंकि उस वक्त ये दोनों सीरियसली लड़ने लग जाते हैं और गलती से जॉन स्नो की तलवार हाफ हैंड के शरीर के आर पार निकल जाती है। ये सब देखकर वाइल्डलिंग्स यानी कि जंगलियों को ये लगता है कि अब जॉन स्नो अपने अंदर की इंसानियत खो चुका है, यानी कि वो भी अब कहीं ना कहीं हमारे जैसा ही बन चुका है, और वो उसके हाथ खोल देते हैं। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है डेनेरिस पर, जो कि उस जादूगर के घर पहुंचती है जहां पर उसके तीनों ड्रैगन्स थे। वो आगे चलकर उसे ढूंढने की कोशिश करती है। जोरा उसके पीछे पीछे जाता है, मगर देखते ही देखते वो वहां से गायब हो जाती है और पहुंच जाती है उस किले के सबसे टॉप पर। साथ ही वहां पर उसे अपने ड्रैगन्स की आवाज भी सुनाई पड़ती है, जबकि नीचे खड़े जोरा और खलीसी की कबीले का एक शख्स बाहर ही खड़े खड़े उसका इंतजार करते हैं। डेनेरिस जब उस वक्त अंदर एक दरवाजा खोलकर जाती है तो देख पाती है कि वो वहां पर किंग्स लैंडिंग का नजारा देख रही है और सब कुछ तबाह हो चुका है, मगर वो जान जाती है कि ये सब कुछ तो उस जादूगर का इल्यूजन है। और जब वो दूसरे दरवाजे से निकलती है तो हम देख पाते हैं कि इस वक्त वो वॉल की दूसरी तरफ पहुंच गई है। आगे जाने पर उसे एक टेंट मिलता है और जब वो उस टेंट के अंदर जाती है तो वहां पर उसे खाल ड्रोगो मिलता है, जिसके हाथ में उसका एक बेटा भी है। हालांकि डेनेरिस ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, मगर वो इस बात को जानती थी कि अगर वो यहाँ रुक गई तो अपने ड्रैगन्स तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए वो अपने मन को ताकतवर बना लेती है और उनसे मुंह मोड़ लेती है। जिसके बाद फाइनली वो अपने तीनों ड्रैगन्स को देख पाती है, जहां पर हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि वो तीनों ड्रैगन्स इस वक्त चेन से बंधे होते हैं। तभी वहां पर वो जादूगर भी पहुंच जाता है और अपनी जादू की मदद से डेनेरिस के हाथ बांध देता है, लेकिन वो भी काफी होशियार थी और वो अपने ड्रैगन्स को आग उगलने के लिए कहती है। जिसके बाद वो तीनों ड्रैगन्स उसी जादूगर पर काफी सारी आग उगल देते हैं और देखते ही देखते वो जादूगर वहीं पर भस्म हो जाता है, जिससे कि डेनेरिस अपने आप को आजाद करवा लेती है। हालांकि आग की लपटें डेनेरिस तक भी आ रही थी, मगर यही तो उसकी खास बात थी कि आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। जिसके बाद वो अपने कुछ सैनिकों के साथ में पहुंचती है सीधा डेक्सस के पास में और उससे खजाने की चाबी ले लेती है। लेकिन सबसे ट्विस्ट वाली बात तो ये थी कि जब वो उस तिजोरी को खोलते हैं तो उसके अंदर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इस बात से डेनेरिस को ये सबक तो मिल जाता है कि किसी पर भी इतना विश्वास मत करो जिससे आगे चलकर बहुत बड़ा धोखा मिले। वो सोच रही थी कि इसके पास जो सोना होगा उससे वो काफी सारे शिप्स खरीदेगी और जाकर वेस्ट रॉस की रानी बन जाएगी, मगर अब उसने ठान लिया था कि वो सारा काम खुद से करेगी। अब हालांकि उसे डेक्सस पर तो गुस्सा था ही, और साथ ही उसी की कबीले की एक दासी डेक्सस के साथ सो रही थी, इसलिए वो उन दोनों को ही उस तिजोरी में बंद करके
और जो बचा कुचा सोना डेक्सस के पास था वहां से लेकर निकल पड़ती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है सैम और उसके कुछ दोस्तों पर, जो कि इस वक्त दीवार के उस पार अपने दोस्तों को यानी कि जॉन स्नो और हाफ एंड को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें एक हॉर्न की आवाज आती है। जीओटी के यूनिवर्स में अगर एक हॉर्न बजे यानी कि किसी को मदद की जरूरत है, लेकिन तभी दूसरा हॉर्न बजता है जिसका मतलब होता है कि वाइल्डलिंग्स का हमला हुआ है। मगर तभी तीसरा हॉर्न भी बज जाता है और तीसरे हॉर्न का मतलब होता है व्हाइट वॉकर्स के आने का इंडिकेशन, जो कि एक दैत्य और एक असुर से कम नहीं होते। तीसरे हॉर्न के बाद तो ये तीनों अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं, मगर अपने मोटापे की वजह से सैम वहीं पर गिर जाता है और तभी वहां पर एक व्हाइट वॉकर आ जाता है। सैम को लगता है कि ये उसका आखिरी वक्त है, मगर वो उसे जान से नहीं मारता। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ में जीओटी का ये सेकंड सीजन भी यहीं पर खत्म होता है। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसका थर्ड सीज़न आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आऊँगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।